गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपकी फाइनली एग्जामिनेशन डेट शीट आ ही गई और आपके एग्ज़ाम यानी कि जो स्पेशल बैक पेपर है 20 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, जबकि अन्य स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम हैं वो 28 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। अब आपके पास लगभग 20 दिन है। 20 दिन आप अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। और हमने जो इसके अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत लास्ट यूनिट स्टार्ट की थी। लास्ट यूनिट के अंतर्गत 2 या 3 टॉपिक्स रह गए हैं, उनको भी कोशिश करेंगे कि 1 या 2 वीडियो के अंदर उसको कवर कर लें, ठीक है। अब इसके बाद मैं कल या परसों से मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि अब आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है। थोड़ा हम स्पीडली चलेंगे और मैंने इससे पहले भी कोशिश की थी स्पीडली चलने की, ठीक है। अब देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक में एक संबंध पूछा जाता है, ठीक है। या आपसे पूछ लिया जाए रेखीय एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए, माना कोई एक वर्गाकार पटल है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर। कितनी बेटा 1 सेंटीमीटर। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो भाई जो एक भुजा की लंबाई है वही सबकी होगी, ठीक है। और इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक है, वो आपका क्या है, अल्फा है। कितना है, अल्फा है, ठीक है। अब यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि की जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती, 1 प्लस अल्फा हो जाती। क्या हो जाती, लंबाई 1 प्लस अल्फा हो जाती, ठीक है। समझ आ गया, लंबाई कितनी हो गई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस करने पर लिखते जाइए, लंबाई कितनी होगी 1 प्लस। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल अब कितना हो गया 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर कर लो, यानी अब लंबाई ये है ना, तो क्षेत्रफल में अब फाइनली जो क्षेत्रफल को कितना होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ठीक है। अंतिम क्षेत्रफल आपका ये है। अब प्रारंभ यानी क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में क्या है, वृद्धि निकालेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर अंतिम क्षेत्रफल कितना 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। और प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है, प्रारंभिक भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या आएगा -1। 1 से 1 कैंसिल कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा। अब सोचिए, यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, कितना 1 से बहुत कम है, ठीक है, अल्फा का मान, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल ही निग्लिजिबल हो जाएगी, यानी बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है। यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है तो अल्फा स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगण्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ठीक है। अब तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। क्या हो जाएगा बेटा 2 अल्फा। अल्फा स्क्वायर तो आपने हटा ही दिया क्योंकि ये नगण्य हो गई, तो 2 अल्फा, ठीक है। अब फॉर्मूला आप जानती हो, क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर बीटा हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है बेटा 2 अल्फा। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 1 का स्क्वायर 1, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बीटा बराबर निकल के आ गया 2 अल्फा। कितना निकल के आ गया 2 अल्फा, ठीक है। समझ में आ गया, बीटा बराबर कितना निकल गया है 2 अल्फा, ठीक है। अब क्षेत्रीय और रेखीय में तो निकल आया, अब चाहिए आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, या रेखीय में रेखीय से निकालते, ठीक है, रेखीय में निकालेंगे, ठीक है। वो रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, ठीक है, लिख लेना, आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, ठीक है। माना कोई एक घन है, क्या है, घन है, बना लीजिए इसको, घन को, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर की,
माना कोई घनाकार पटल है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर है। कितनी? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब रेखीय प्रस्ताव गुणांक आपको वही अल्फा है। ठीक है, अब घन का आयतन, घन का आयतन, प्रारंभिक आयतन क्या है? प्रारंभिक आयतन, घन का प्रारंभिक आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू। क्या होता है बेटा? ए क्यू। ठीक है, यही तो होता है भुजा का क्यू। तो भुजा कितनी? 1, तो एक ही जगह क्या कर दो? 1 लिख दीजिए। क्या लीजिए? 1 का क्यू, तो 1 का क्यू 1 ही आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब 8 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई बढ़ के क्या हो जाती है? 1 प्लस अल्फा हो जाती है। क्या? 1 प्लस अल्फा हो जाती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ के कितनी हो जाती है? 1 प्लस अल्फा हो जाती है। ठीक है, अब घन का आयतन देखिए। अब लंबाई में वृद्धि करने पर घन का आयतन बराबर 1 प्लस अल्फा का क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, 1 प्लस क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बी ए स्क्वायर, तो क्या होगा? 3 अल्फा। ठीक है, अब घन के आयतन में वृद्धि क्या हो गया? घन के आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि लिख लो, डेल्टा बी बराबर अंतिम आयतन कितना है? 1 प्लस अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। ठीक है, और प्रारंभिक आयतन कितना था? 1 था, -1, क्या हो गया? -1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया? अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। इतना आ गया? आ गया ना इतना? अब वो क्या कह रहा है? हमने इससे पहले ही कहा था कि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है, 1 से बहुत कम है। जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो ये तो अल्फ़ा क्यू एंड अल्फ़ा स्क्वायर विल बी निग्लेजिबल, या लिख लो नगण्य। कैसे होंगे? नगण्य होंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नगण्य हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा बी बराबर क्या निकल के आया? 3 अल्फ़ा। क्या निकल के आया बेटा? 3 अल्फ़ा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। अब आप जानते हो गामा बराबर क्या होता है? आयतन प्रसारण गुणांक बराबर क्या होता है? आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि कितनी निकली? 3 अल्फा। कितनी निकली? 3 अल्फा। प्रारंभिक आयतन 1, ताप में वृद्धि 1, तो गामा बराबर कितना निकला? 3 अल्फा। कितना निकला? गामा बराबर निकल के आया 3 अल्फा। ठीक है, जस्ट अब देखिए, आपसे पूछा जाए अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा में क्या अनुपात है? ठीक है, जब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, याद रखिए। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या निकल के आया था? 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। ठीक है, यदि हम अल्फा बीटा गामा का रेशियो निकालें बेटा, क्या? अल्फा बीटा गामा का रेशियो निकालें, तो हम क्या करेंगे? अल्फा तो ऐसे बना रहने दो, बीटा बराबर क्या है? 2 अल्फा, और गामा बराबर कितना है? 3 अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा का जो अनुपात है 1:2:3। ठीक है, समझ में आ गया? यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो है वो क्या होगा, तो 1:2:3 होगा। ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक आता है, सुचालक छड़ में ऊष्मा का संचालन ठीक है, यानी सुचालक छड़ है उसमें ऊष्मा का संचालन कैसे होगा। ठीक है,
देखिए पहले छड़ बना लेते हैं हम। देखिए माना कोई एक सुचालक छड़ है, लोहे की छड़ है। अब उसमें या आप जानते हो कोई भी छड़ हो या कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, वह कई पृष्ठों से मिलकर बनता है, यानी कि कई अनपृष्ठ काट से मिलकर बनता है। यानी कि इसको देखिए छड़ है, छड़ को काटोगे कई प्रकार के अनपृष्ठ काट क्षेत्र बन जाएंगे। कैसे अनपृष्ठ काट बन जाएंगे इससे, ठीक है, कई प्रकार की बनेंगी नहीं बनेंगी, बताइए मुझे। मैंने आपको इससे पहले बताया था, अनपृष्ठ काट बताया था ना, इसको मैंने इसको इस तरीके से काटेंगे हम तो क्या अनपृष्ठ काट बन जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया, छड़ है, इसके कई अनपृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, पृष्ठ यानी अलग अलग डिवाइड, ठीक है, कर लिए मैंने इसको पृष्ठ में, ठीक है, अलग अलग पृष्ठ। अब देखिए माना यहां से इसमें हीट दी जा रही है, हीट मीन्स गर्म किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो सबसे पहले गर्म कौन सा होगा, यह भाग होगा, और इधर वाला भाग, इधर गर्म से इधर वाले भाग कैसे होंगे, ठंडे होंगे। कैसे होंगे, ठंडे होंगे ये वाले भाग। इसकी अपेक्षा जे, इसकी अपेक्षा जे, इसकी अपेक्षा जे, इस तरीके से होंगे। तो ऊष्मा का प्रभाव जो हीट है वो यहाँ ट्रांसफर हो रही होगी एक दूसरे से। लेकिन इसमें किस तरह की ट्रांसफर होती है, ये देखिए, आपने इसके पास हीट गई, इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब किया, और कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ हीट जो होगी साइड से निकल जाएगी, साइड से संवहन द्वारा या संवहन या विकिरण द्वारा साइड से निकल गई। इसको बोलते साइड्स को या तो पास बोल लीजिए या साइड ही लिख दीजिए आप, पार्श्व द्वारा निकल जाती है, ठीक है। अब निकल गई, लेकिन जो एब्जॉर्ब ये करती है तो उसी से तो ये गर्म होता है भाई, हीट है, हीट जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो करूँगा मैं कोई भी तब तक गर्म कैसे होगा। तो इसने एब्जॉर्ब की, और यानी माना 100% हीट आई तो उसने 90% एब्जॉर्ब कर ली, और 10% संवहन और विकिरण के द्वारा बाहर निकल गई, ठीक है। तो एब्जॉर्ब की जब गर्म हो गया, ठीक है। अब ये गर्म हो गया तो इसने अपनी हीट ट्रांसफर कर दी, यहाँ पर कर दी ट्रांसफर। फिर इसके साथ भी यही प्रोसेस हुआ, इसने हीट एब्जॉर्ब की, फिर उसने और कुछ हीट इसकी ट्रांसफर यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है, संवहन और विकिरण द्वारा बाहर निकल गई। अर्थात इस तरीके से हीट ये ट्रांसफर अपने यानी हर पीछे वाला अपने से हर आगे वाला अपने पीछे वाले से ऊष्मा लेता है और अपने आप को क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इतना समझा, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इस स्टेट को बोलते हैं परिवर्ती स्टेट, यानी वेरिएबल स्टेट। यानी कि जब एब्जॉर्ब करता है तो इसको क्या करती है, परिवर्ती या वेरिएबल स्टेट। यानी कि यहां पे अभी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, यानी कि ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, याद रखिए। यानी इस स्टेट में क्या होता है कि पृष्ठ जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, किसको, हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने से बगल वाले को वो ट्रांसफर करता है हीट, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इतना समय, लेकिन जब हम कंटिन्यू इसको हीट देते रहेंगे तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि अब यानी कि इस सबका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल पूर्णतः इक्वल नहीं हो पाता है, वो ही मैं बताऊंगा अभी थोड़ा, लेकिन ये मानिए कि टेम्परेचर सबका एक कांस्टेंट लगभग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सभी गर्म हो गए, अब इनको एब्जॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसकी नहीं पड़ी, एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इस पृष्ठ को क्यों हीट इतना हो चुका है ये, और इसके बगल वाला भी हीट इतना अधिक हो चुका है कि अब इसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसको। तो जब इसको यानी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उस स्टेट को बोलते हैं हम स्थायी अवस्था। कैसी बोलते हैं, स्टेबल स्टेट, स्थायी अवस्था, ठीक है। अब पृष्ठ तो इसमें कई है भाई, एक पृष्ठ तो है नहीं, कई पृष्ठ बने हुए,
कई पृष्ठ होते हैं। अब प्रत्येक पृष्ठ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए एक पृष्ठ जे है, एक पृष्ठ जे है, एक पृष्ठ जे है, एक पृष्ठ ये है, यानी कि कोई पदार्थ कई पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक पृष्ठ का जो टेम्परेचर होगा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी यानी इस पृष्ठ में कई मॉलिक्यूल्स हैं, कई अणु हैं, कई, ठीक है। और यानी कि सबका ये कांस्टेंट कैसा रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी प्रत्येक पृष्ठ का कांस्टेंट वो टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन प्रत्येक पृष्ठ का जो टेम्परेचर होगा वो समान नहीं रहता है। इधर वाले का टेम्परेचर थोड़ा अधिक होगा सबसे अधिक, और इसका जो टेम्परेचर होगा इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगा, इसका टेम्परेचर इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगा, इसका टेम्परेचर और सबसे कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो हीट जो होती है अधिक टेम्परेचर से कम की ओर चलती है, यानी ऊष्मा का प्रवाह कैसे हो रहा है, यो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। समझ में आया, यानी कि 2 पॉइंट समझ में आए या नहीं ऐसा कि ऊष्मा का, गला थोड़ा सूख जाता है, क्या बता रहा था मैं, हाँ ये बता रहा था कि जो पृष्ठ का टेम्परेचर है वो कैसे रहता है, कांस्टेंट। यानी टेम्परेचर जो पृष्ठ है इसका टेम्परेचर कैसे रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन प्रत्येक पृष्ठ का जो अलग अलग इनका टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यही समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म। अब देखिए इतना समझ में आया, चलिए तो इसी को बोलते हैं स्थायी अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, स्थायी अवस्था। और वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, परिवर्ती अवस्था है ना। परिवर्ती अवस्था में क्या होता है कि जो पृष्ठ होगा वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को, किसको करेगा, हीट को, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो इतना समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समतापी पृष्ठ। मैंने अब जो मैं बना, एक्चुअली क्या है, मैंने फिगर बना ली है समतापी पृष्ठ वगैरह सभी की, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। समतापी पृष्ठ, ठीक है। तो जैसा कि नाम से मुझे मालूम पड़ रहा है, समतापी यानी कि समान होगा ताप पृष्ठ का, ठीक है। यानी कि पृष्ठ कैसा होगा, जिस पे ताप समान हो, ठीक है, समतापी, ठीक है। अब किसी भी पदार्थ का ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे तापमान समान हो क्या कहलाता है, समतापी पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। माना कोई सी लोहे की छड़ है या कुछ भी ले लीजिए आप, मैंने आपको बताया कि कई पृष्ठ बने हुए थे, ये पृष्ठ है आपके, ठीक है। अब ये पृष्ठ एक अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु होंगे, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तापमान समान होगा। क्या होगा, तापमान समान होगा। इसी प्रकार से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तापमान समान होगा, याद रखिए। यानी कि किसी पदार्थ का ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर तापमान समान हो, समतापी पृष्ठ कहलाता है, याद रखिए, ठीक है। अब समतापी हो गई, लेकिन अब देखिए यदि इसका टेम्परेचर थीटा है, क्या है यहाँ का टेम्परेचर, इस पृष्ठ का टेम्परेचर थीटा है, ताप थीटा है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा थीटा, या थीटा माइनस डेल्टा थीटा, इससे कम, थीटा माइनस डेल्टा थीटा मान लें, ठीक है। यदि इसका टेम्परेचर थीटा है और तो इसका डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा मैंने मान लिया, ठीक है। और इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी क्या है, x मान ली, डेल्टा x। इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी डेल्टा x मान ली। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इतना समझ में आया, समतापी आ गया। अब आ जाए ताप प्रवणता। ताप प्रवणता, ताप प्रवणता बराबर होता है, ठीक है, ताप परिवर्तन बटे दूरी। किन्हीं भी दो पृष्ठों के मध्य दूरी के साथ साथ ताप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, ताप परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। दूरी के साथ साथ, वैसे नहीं, दूरी के साथ साथ, ठीक है। अब देखिए
दूरी कितनी है, यहाँ देखिए दूरी कितनी, ओ सॉरी डेल्टा एक्स है। अब ताप परिवर्तन क्या है, थीटा माइनस डेल्टा थीटा, और प्रारंभिक कितना है माइनस थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। थीटा से थीटा कैसे कीजिए, माइनस के डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। तो ताप परिवर्तन क्या होगी, माइनस के थीटा वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स आपकी ताप प्रवणता हो गई। ठीक है, अब ताप की बात चल रही है ना। अब माइनस है आपका, माइनस इसलिए दर्शाता है जैसे जैसे हम दूरी आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे थीटा के मान कम होता जाता है। ठीक है, वैसे वैसे थीटा का मान कम होता जा रहा है। देखिए यदि यहाँ हीट तो यहाँ से हो रही है ना शुरुआत, हीट तो आप यहाँ से दे रहे हो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हीट की मात्रा कम होती जाएगी। तो वही यह दर्शाता है कि ताप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए टेम्परेचर की मात्रा कम होती गई। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, गला सूख रहा मेरा।